अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हुई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक फूलों की उपज हेतु पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती। नेपियर घास उगाकर साल भर खिला सकते हैं अपने पशुओं को हरा चारा। अमरूद के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण। पॉली हाउस में फूलों की खेती से मिलने वाले लाभ और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान इनकी खेती करते हैं ताकि अधिक मुनाफा मिल सके। और हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान दिलीप कुमार भी पॉली हाउस में कार्नेशन की फसल से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि कार्नेशन की फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए वो कौन कौन से कार्यों को अपनाते हैं। फूलों की खेती के बारे में बात की जाए तो बाजार में इनकी बढ़ती मांग तथा इनसे मिलने वाले लाभ के कारण प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में फूलों की खेती करने लगे हैं। और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले किसान दिलीप कुमार पिछले कई वर्षों से पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करते हैं। मैंने 2010 में जो एक 250 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस तैयार करवाया। किसान भाइयों, मैंने जो स्टार्टिंग में प्लांट लगाया वो हमने केवल बाय प्लांट्स से मंगवाया पुणे से। तो उसमें मैंने एक पॉली हाउस 250 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, तो उसमें मैंने 6000 प्लांट लगवा दिए। उसके बाद जो इसमें प्रॉफिट आया वो मंथली हमें लगभग 10,000 के करीब होता रहा। और आप ये देख सकते हैं इस टाइम की अच्छा फ्लावरिंग इसमें आ जाता है। और जब इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट होने लगा तो मैंने एक 250 स्क्वायर मीटर का और पॉली हाउस लगवा दिया। पॉली हाउस में खेती करने के लिए उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तो किसान भाइयों, जब मैंने ये पॉली हाउस 250 स्क्वायर मीटर का लगाया तो इसमें 250 स्क्वायर मीटर में जो बेडिंग जो होती है वो 8 बेड रहते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको 8 बेड बनाए जी। तो 8 बेड बनाने के बाद उसमें हमने फिर अपना जो है उसमें क्या डालते हैं, अपना सैंड होती है, रेत डालते हैं और जो सेलर की फक होती है उसको डालते हैं। तो उसको काफ़ी टाइम तक मतलब है बंद करके उसमें दवाई डालनी पड़ती है, ताकि दवाई डालने के बाद उसमें जो घास फूस होता है वो सारा जल जाता है। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए।
सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। तो उसके बाद उसको 40 दिन के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम प्लांटेशन कर देते हैं। तो प्लांटेशन मतलब है एक 250 स्क्वायर मीटर पॉलियोस में जो है 6000 पौधा आता है, इसमें 8 बेड रहते हैं। और उसके बाद हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन क्या होता है कि उसमें हमें सबसे पहले क्या होता है कि उसमें हमें एक जाल बिठाने पड़ते हैं और मेन बात इसमें जो स्टैंड पोल होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। उसको मजबूत रखने से क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है वो कभी आगे पीछे नहीं जाता है। और अच्छी रूटीन से अगर आप जाले का काम करते हैं, अगर आप पिलर अच्छे से लगाते हैं तो आपका जो पौधा है वो एकदम से सीधी लाइन में रहेगा। अधिक तथा गुणवत्ता युक्त पैदावार के लिए उन्होंने कार्नेशन की फसल में किए जाने वाले कार्य की सूची बनाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह उठ के ही इसमें पानी डालना, खाद डालना और शावरिंग वगैरह करना। और इसमें जो जैसे इसमें घास आ जाता है और इसमें जैसे कीटनाशक लग जाते हैं तो उसमें स्प्रे मारना। तो इस हिसाब से मतलब इस फूल की देखरेख की जाती है, क्योंकि टाइम से अगर स्प्रे नहीं डालते हैं तो इसमें बीमारी पड़ जाती है। अगर टाइम से पानी नहीं डालते हैं तो पौधे सूख जाते हैं। तो इसमें प्रॉपर्ली जो है पानी भी टाइम से डालना पड़ता है, खाद बीज भी टाइम से लगानी पड़ती है। और जो फूल में जो कीड़ा वगैरह आता है उसमें टाइम से हमें उसमें स्प्रे करनी पड़ती है। अगर ये सभी शेड्यूल अगर एक जैसे हो जाए तो कभी भी कार्नेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कार्नेशन के फूलों को बाजार में बेचने के बारे में बताते हुए दिलीप कुमार जी ने कहा, तो जैसे हमारा ये फूल तैयार हो जाता है तो इसका हम 20 डालियों का 20 स्टिकों का एक बंच बनाते हैं। अपने प्रदेश में किसान खेती के साथ गाय और भैंस का पालन करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन दुधारू पशुओं के आहार हेतु कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाएं, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है, जिसको किसान कम पानी में आसानी से उगाकर वर्ष भर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिस पर अपने सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ML मीणा। आज आपको चारे वाली फसलों में नेपियर घास एक हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है और पशुओं के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसका चारा मीठा होता है, इसमें पोषक तत्वता ज़्यादा पाई जाती है। नेपियर घास में जो क्रूड प्रोटीन होता है वो 22 से 25% होता है और इसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है, जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। रेशे की मात्रा इसमें देखें तो 35% तक पाई जाती है। और ये एक ऐसी घास है, एक बार लगाने के बाद आपको 6 से 7 साल तक लगातार आपको हरा चारा देती रहेगी। सिर्फ पानी की थोड़ी इसमें आपको देना है, जहाँ पर रेगुलर पानी हो, पानी ये भी नहीं मीठा हो, थोड़ा खारा पानी में भी ये चल जाती है। नेपियर के लिए देखे उन्नत किस्मों में देखे तो APN1 और APN2, APNJ 7 नंबर व झांसी 23, झांसी 24 किस्म इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। और कोयम्बटूर की अन्य किस्में हैं जैसे CO 112, CO 113, ये किस्म अति उपयुक्त हैं। और कभी भी आपको चाहिए तो हमारे पास APNB1 किस्म उपलब्ध है। अब देखें इसका लगाने का तरीका, सही तरीका इसका जो है नेपियर घास का लगाने का, नवंबर दिसंबर में आप इसको लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसको लगाने के लिए इसके ये 1 फीट के ये जो इसका डंडा होता है उसकी आंख गन्ने की तरह जो इसकी आंख पे, हर आंख पे ये जड़ें निकलती हैं। बस इसका सीधा तरीका बीज से नहीं, ये जड़ से ही और इसके ये शक्कर से ही नया पौधा तैयार होता है। 1 हेक्टेयर के लिए 35,000 शक्कर या डंडे चाहिए, यानी कि 6.25 बीघा के लिए 35,000 ये डंडे चाहिए, 3 आंख वाले। तो हमें इसकी लगाने के समय पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है
और लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर रखते हैं। लगाते समय ध्यान रखें कि जिस प्रकार हम गन्ना बोते हैं उसी प्रकार इसको सीधा कूड में सीधा डाल देते हैं जहाँ पर हमने कूड बनाए, और उसको हल्का सा जो अपने मिट्टी है उससे ढक देते हैं पूरे को, और मिट्टी ढकने के बाद पूरी आंख दब जाएगी और ये 15 से 20 दिन में इसमें फुटान हो जाएगा। लगाते ही तुरंत इसमें सिंचाई कर देंगे और जितनी भी हमारी गांठ है उस पे से नया एक पौधा निकल आएगा, और निकलने के बाद ये 1.5 महीने में पूर्णतः अपने घास का रूप ले लेगा। ये इसका दूसरा नाम है हाथी घास, नेपियर घास। और एक बार ये शुरू में हमें इसकी कटाई लगभग 3 महीने बाद करनी चाहिए। 3 महीने के बाद जब पूरी फसल हमारी नेपियर घास 3 से 4 फीट की हो जाती है तो उस टाइम पहली कटाई कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी रेगुलर कटाई 20 से 25 दिन बाद रेगुलर कटाई करते रहते हैं और साल भर हमें हरा चारा मिलता रहता है। एक बार लगाने के बाद आपको इसमें 6 से 7 साल तक रेगुलर हरा चारा मिलता रहेगा। और इसका नया यदि आपको लगाना है तो जो इसके साथ में एक बार पौधा लगने तो उसमें 40 से 50 कल्ले निकल आते हैं जो एक बूटा बन जाता है। उस बूटे से आप नए पौधे, यदि आपको ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा पशु हैं, तो उस बूटे से जो जड़े वाले कल्ले निकाल के वही कूड में सीधा लगा देते हैं। इसमें सिंचाई के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि सिंचाई गर्मी में 5 से 7 दिन में दें और बरसात या सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खाद उर्वरकों की देखें तो इसमें देसी खाद बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत की बढ़वार के लिए 12 क्विंटल 6.25 बीघा में देसी खाद देनी चाहिए। और यदि वर्मी कंपोस्ट है तो 5 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट यदि दे तो इसमें और भी ज्यादा फुटान और पौधों में गुणवत्ता और रेशे व प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे पशु, दूध वाले पशुओं के लिए ये बहुत जरूरी है और इससे दूध बढ़ता है। और इसको गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे पशु इजीली आसानी से खाते हैं, मीठी होती है। और इसकी 1 हेक्टेयर में यदि हम उत्पादन देखें तो 1000 से 1500 क्विंटल इसका उत्पादन 6.25 बीघा में हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो किसान भाइयों, मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अनुसार किसान फसलों का प्रबंधन किस प्रकार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राज सिंह से। आने वाले अगले 1-2 दिन तक तो आसमान पर हल्के बादल छाने की उम्मीद है और कहीं कहीं जो हल्की बूंदाबांदी जो कल रात को अपने निचार में भी देखी होगी, कहीं छुट-पुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। और उसके बाद जो है मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री के आसपास चल रहा है। और कल बादल होने की वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी उछाल पे चला गया था, वो 12 डिग्री के आसपास पहुँच गया था। और जो लेकिन वो एक दिन के लिए ही गया था, क्यों बादल था। लेकिन पिछले 7-8 दिन से जो है आसमान पर जो हल्के बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से जो है हमारा जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री जो औसतन से ज़्यादा चल रहा है। पिछले 15 दिन से जो आसमान पे जो हल्के से बादल आ जाते हैं वह जो उसकी वजह से जो है हमारा जो है तापमान जो है अधिक रहा है। और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जो है तापमान ना बढ़ने की वजह से।
किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले एक हफ्ते में तक कोई बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कोई बूंदाबांदी होगी तो उसका कोई फसलों पे वो नहीं है, लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा अगर उनके पास कहीं सिंचाई का साधन है तो वह अपनी फसलों में सिंचाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई लगा लें तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी तक जो रात का तापमान है और दिन का तापमान थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो कई फसलों में जो लेट सोन क्रॉप थी हमारी, चाहे वो बारले थी चाहे वो सरसों थी, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट अभी आने लगा है, क्योंकि बारले में भी उसमें ईयर हेड बनने शुरू हो गए हैं और सरसों में भी जो लेट सोन थी उसने जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर दी है, उसका एक कारण है। लेकिन अभी तक गेहूँ में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में गेहूँ पर भी इसका असर आए। आइए अब जानते हैं चौधरी चरण सिंह हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान अपनी फसलों का प्रबंधन किस प्रकार करें। जहां गेहूं की बिजाई हो और खरपतवार के पौधे में 2 से 3 पत्तियां आ गई हो तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जी में डाउनी मिल्डी बीमारी से फसल को बचाएं। प्याज की तैयार पौध की रुपाई करें। सभी प्रकार की सब्जियों में निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन गुड़ाई के समय फसलों में डालें। प्याज की तैयार पौध की रुपाई 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए करें। प्रदेश के जिन किसानों के पास अमरूद के बाग हैं उनमें अभी फलन अवस्था चल रही है और इस समय फल बाग में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और उनका नियंत्रण अगर ना किया गया तो फल खराब हो जाएंगे और साथ ही अमरूद के बागों से फलों की कम उपज प्राप्त होगी। तो अमरूद के फल बागों में इन कीट और रोगों का कैसे करें नियंत्रण, चलिए ये जानते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह से। अमरूद में कीटों का और बीमारियों का प्रकोप होता है अमरूद के पौधों में, तो उनमें कौन कौन सी अपन को सावधानी रखने की आवश्यकता है या किस तरह के प्रबंधन करने की आवश्यकता है, वो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। इसका जहाँ कीट का प्रश्न है तो विशेष रूप से जो छाल खाने वाला पदाधिक या बार्क ईटिंग कैटरपिलर का इसका प्रकोप उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसमें कीट इसके तनों में छिद्र करके प्रवेश कर जाता है और अंदर खाना शुरू कर देता है, तो जिससे काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है तो किसान भाई उस पूरे क्षेत्र में देखते रहें और पौधों का निरीक्षण करते रहें, और जब आपको लगे कि कहीं पर उनकी बीट या उनका मल पदार्थ यदि काला काला दिखाई देता है किसी तने में, तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर ये कीट का प्रकोप है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों को या तो पेट्रोल जो आप सिरिंज निडल में लेकर, जो खराब निडल है उसमें भरकर उस छिद्र में डाल दें। पेट्रोल उपलब्ध ना हो तो केरोसिन का तेल उस छिद्र में भर दें और गीली मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कीट है उसकी दुर्गंध से मर जाएगा। दूसरा, इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है, लेकिन ये ठंड वाली फसल जो होती है, सर्दी वाली फसल में इसका प्रकोप बहुत कम होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको इस कीट का नियंत्रण करना होगा। सर्वप्रथम बाग में 10 से 15 यूजिनॉल ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगा दें और यूजिनॉल ट्रैप न मिलने पर 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 5 मिलीलीटर मेलाथियोन मिलाकर एक बर्तन लेकर अमरूद के पौधों के बीच में रख दें, तो उससे भी फल मक्खी कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। और जब इस कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तब रासायनिक दवा का छिड़काव करें। इसमें क्लोरोपाइरिफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से कीट का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, ये तो हुई अमरूद के बाग में कीटों के नियंत्रण की बात, और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में अमरूद के फल वृक्षों पर रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है।
इन रोगों के कारण कभी कभी तो संपूर्ण फल वृक्ष ही सूख जाता है। तो अमरूद के बाग को हानि पहुंचाने वाले इन रोगों की पहचान क्या है और इनके नियंत्रण उपाय क्या हैं, इस बारे में जानते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई, ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ रोग होते हैं। विशेष रूप से आप देखा होगा कि उकटा का रोग बहुत खतरनाक रहता है। इसमें पूरे के पूरे पौधे नष्ट हो जाते हैं या सूख जाते हैं। तो एक बार यदि उकटा आता है तो इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रबंधन यदि पहले से किया जाए तो इस रोग से अपने फल पौधों को बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा ऐसी भूमि का चुनाव करें जब भी आप बाग लगाएं जिसका पीएच मान 7.5 से 8 के करीबन हो, इससे ज़्यादा ना हो। यदि इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ बिल्ट आने की या उकटा आने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस रोग का प्रकोप ना हो, इसके लिए आप लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद में आधा किलो से लेकर 750 ग्राम ट्राइकोडर्मा विडी को मिलाएं और इसको छाया में टाट की बोरी डालकर उस पर पानी छिड़ककर कम से कम 15 दिन के लिए रख दें। तो आप देखेंगे कि पूरा 1 कुंटल आपका जो गोबर का खाद है वो एक दवा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर इसके पश्चात आप अपनी ज़मीन में जहाँ इनकी जड़ें हैं उस तने से दूर जहाँ पर जड़ें रहती हैं वहाँ पर आप खुदाई करें और इस गोबर की खाद को उसमें दवा से मिली हुई गोबर की खाद डालेंगे तो ज़मीन से जो रोग हैं उनकी जो संभावना होगी वो बहुत ही कम रहेगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, ये भी देखा गया है कि एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप होता है। जब इसका प्रकोप हो तो हमारे किसान भाई समय समय पर उस पर बोडोपेस्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, तो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी से भी बचा जा सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। गुलाब में मुख्य रूप से हाइब्रिड टी वर्ग के फूल ही कटे हुए फूल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देसी किस्में नूरजहां एवं रानी साहिबा आदि किस्मों के फूल तेल निकालने, गुलाब जल बनाने आदि व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। देसी किस्मों के गुलाब के पौधों को कलमों द्वारा जाड़े के मौसम में आसानी से बचाया जा सकता है। तो आज गुलाब जो है एक बहुत ही प्रमुख पुष्प बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी गुलाब की ऐसी किस्में उगाई जा रही हैं जिनको लूज पेटल के रूप में बेचते हैं फार्मर। ऊना में, नालागढ़ में भी कुछ फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं। ओपन में ग्रो करने का फ़ायदा ये है कि हमें पॉली हाउस नहीं बनाना पड़ेगा और हमें अपने ही प्रदेश में इसकी किस्में मिल जाती हैं। तो इस तरह से अगर किसान भाई इसको ओपन में भी आमतौर पे सुगंधित
और लाल रंग की या गुलाबी रंग की किस्मों की डिमांड होती है, और इसको लोग जो है तोल के बेचते हैं किलो के हिसाब से। और इसी तरह गुलाब की खेती तेल निकालने के लिए भी होती है, जिसको रोजा डेमस्किना, डमास्क रोज या बल्गेरियन रोज जो होता है उसको भी लोग लगाते हैं। और अगर लोग उसको भी करते हैं तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में पौधे लगाने पड़ेंगे। उससे जो पेटल्स होते हैं सुबह सुबह हम निकाल देते हैं और उससे उसका तेल निकाल के जो साइंटिफिक विधि द्वारा तेल निकाल देते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। तो किसान भाइयों, गुलाब एक ऐसा पुष्प है जो आपकी सौंदर्यकरण में तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं या इसके फूल बेचते हैं या इसको आप ओपन में लगाते हैं या पॉली हाउस में लगाते हैं या इसका तेल निकालते हैं, इस तरह से ये हर तरह से आपके लिए उपयुक्त है। आप जैसे मेरे जो फील्ड स्टाफ है, माली लोग, इसको दूर कर रहे हैं और इसके नीचे सकर्स आ जाते हैं जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाता है, इनको दूर करना। और आमतौर पे सर्दियों में स्केल्स आ जाती है। स्केल्स के लिए जो इसमें स्प्रे क्लोरोपायरिफॉस का हम 1.5 ml का स्प्रे करते हैं, तो इससे जो स्केल है वो कंट्रोल हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू भी कहीं कहीं कुछ वैरायटियों में देखा जाता है, उसमें स्कोर का हम स्प्रे करते हैं और उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि पौधे को अगर आपने बहुत ही अच्छा और जो उसमें ताकतवर बनाना है तो उसे हमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद और दूसरे जो कृत्रिम खादें हैं 12-16 के लगभग उसमें मिलाना पड़ेगा, और उससे कि पौधों की ग्रोथ, गर्मियों में जो पुष्प आएंगे मार्च और अप्रैल में, प्लेन में फरवरी मार्च में फूल आ जाते हैं और हमारे यहाँ 15 मार्च के बाद और 15 मई तक फूल खिले रहते हैं। तो इस तरह से दोनों का समय का खिलने का दोनों का समय अलग अलग है। तो हमें उसी तरह से इसकी प्रूनिंग भी करते हैं और उसी तरह से इसमें जो निगाही गुड़ाई है और अन्य कृषि क्रिया है वो भी करते रहते हैं। जितनी भी जानकारी चाहिए आप विभाग से भी, जो हमारे वानिकी विश्वविद्यालय नौनी है, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गुलाब की खेती बहुत ही ज़्यादा स्तर पर लगाए जाने वाले हैं लोग। तो इस तरह से आप गुलाब लगाएं और अपने आप को संपन्न बनाएं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल से अच्छी उपज हेतु कब और कैसे करें सिंचाई? अधिक लाभ हेतु ठंड के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।